सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम लोगों को। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक, वैद्य अरविंद पाठक, आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का व्याधि है उस पर हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, एक मिनट बस। अभी देखिए लिंक जो है ना वो शायद नया मिला है। स्वप्निल जी ने नया लिंक दिया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा है। पुराना वाला जो महीना है वो बीत गया, नया महीना आज हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लंबैगो साइटिका सिंड्रोम के बारे में। तो लंबैगो ये दो शब्दों से बना हुआ है। लंबैगो का मतलब होता है लोअर बैक पेन, और साइटिका का मतलब क्या होता है कि पेन होता है उसमें बटक्स में, बैक में, पैरों में होता है। टिंगलिंग नमनेस होता है, मतलब झंझनाहट होती है, चींटियां काट रही है वैसा फील होता है। और वो पैर से नीचे तक जाता है, पैर के तलवों तक जाता है, तो हम उसको साइटिका बोलते हैं। साइटिक नर्व जो रहता है उसका कॉम्प्रेशन होता है। और ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन उठाता है और बहुत ज्यादा बेंडिंग करता है, बेंड करता है, तो उसको कंटिन्यू जब लोअर बैक का प्रॉब्लम होता है ना, उसके वजह से बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग लंबैगो साइटिका सिंड्रोम ऐसा कहते हैं। लोअर बैक पेन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लंबैगो। और उसमें साइटिक नर्व भी जुड़ा हुआ रहता है। अभी हम और डीप में पढ़ने वाले हैं इसको। तो अभी इसके कारण क्या क्या होते हैं वो हमें देखना बहुत जरूरी है कि ये होता क्यों है। साइटिका तो है ही, लेकिन कमर दर्द भी हो रहा है इसमें। ये इस तरह का अलग तरह का ये कंडीशन रहता है। तो एक तो कारण होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रहता है, जो लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जैसे L3 L4 L5 S1। एक मिनट रुकिए। तो L3 L4 L5 L6, खासकर L4 लंबर वर्टिब्रा 4 5 और सैक्रल वर्टिब्रा 1, इसमें अगर ये हो रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, साइटिक नर्व में प्रेशर पड़ रहा है। अब वो क्यों हो रहा है कि प्रोलैप्स हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। उसी तरह से स्पाइन में ट्रॉमा हुआ है, चोट लग गया है, बहुत जोर से मुक्का मार लगा है, जिसको हम मराठी में मुक्का मार बोलते हैं, वह लग गया है। उसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, अगर वर्टिब्रल जितने भी ये पार्ट हैं, जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं, उसमें अगर टीबी का हिस्ट्री है तो वो कमजोर हो जाती है। वहां पे अस्थिधरा कला जो है वो वीक हो गई है, अस्थियां वीक हो गई हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से स्पाइनल ट्यूमर अगर हुआ, वो ट्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस करता है। स्पाइनल ट्यूमर जो है वो साइटिक नर्व को कॉम्प्रेस करता है। या फिर मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ पेल्विस, मेलिग्नेंसी का कोई ऐसा है वहां पे। या फिर कोई वर्टिब्रल स्पर है, कुछ भाग बाहर निकल रहा है हड्डी का, अध्यस्थि जो बोला गया है, अस्थि के अस्थिवर स्रोत की दृष्टि में स्पर होता है, या ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, या स्पॉन्डिलिथोसिस होता है, या सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। ये सारे कॉजेज होते हैं लंबैगोसाइटिका सिंड्रोम के। इसमें अगर हम लोग देखें तो संप्राप्ति या पैथोफिजियोलॉजी अगर हम लोग देखें तो लंबर और सैक्रल नर्व्स जो हैं, जो L1 L5 S1 S2 और S3,
ये जो नर्व्स रहते हैं लंबर एरिया से जो निकलने वाले और सैक्रल एरिया से निकलने वाले, वो या तो कॉम्प्रेशन होता है वहां पे, या साइटिक नर्व खुद कॉम्प्रेस्ड होती है बहुत ज्यादा, उसके वजह से लंबैगो साइट सिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज, एक नहीं होते, बहुत सारे डिजीज होते हैं। और इसमें अभी ये साइटिका का पेन देखिए, ये कहाँ है, साइटिक नर्व से निकल के और ये नीचे तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है। एक ही नर्व दुखती है और वो रेडिएट होती है। जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, वो एरिया बहुत ज्यादा दिखता है, जो चमक रहा है और रेड है, वो बहुत पेन होता है। इसमें फिर क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रॉमा हुआ रहता है, या स्लिप डिस्क में हर्निएशन होता है। डिस्क जो वर्टिब्रा है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, हर्निएशन होता है। और जो वजन ज्यादा उठाते हैं, वजन सामान उठाएं या फिर वेट लिफ्टिंग करें जिम में जाके किसी ना किसी तरह से, और वो भी स्पाइन जब बेंडिंग पोजीशन में है या फ्लेक्स पोजीशन में, सीधे हैं या झुके हुए हैं और वजन ज्यादा उठाएं, तब ये ज्यादा होता है। और इसमें जो कार्टिलेज होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस, कार्टिलेज जो होता है उसमें बल्ज हो जाता है या रप्चर हो जाता है। और उसमें मतलब जो एनुलस फाइब्रोसस करके जो कार्टिलेज है, उसमें प्रेशर पड़ता है और नर्व एंडिंग जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होने लगता है। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, तो उसमें पता चलता है कि पहले तो पेशेंट को हमें लिटा देना है, सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है, और स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, थोड़ा सा पैर उठा के देखना है। तो उसमें हमें पता चलता है कि पेन बढ़ रहा है क्या, पेन को मतलब पैर को उठाने के टाइम पे पेन बढ़ रहा है क्या, या 30 से 70 डिग्री के बीच में पेन बढ़ रहा है क्या, कमर में दर्द बढ़ रहा है क्या, या फिर एंकल जर्क जो है वो कैसा है, H1 के एरिया में कैसा है, जो हम जर्क का टेस्ट करते हैं, जैसे नी जर्क टेस्ट करते हैं, वैसे एंकल एरिया में भी जर्क का टेस्ट करके देखना है। लंबर स्पाइन एरिया में टेंडरनेस है क्या, सूजन है क्या, शोथ है क्या, जैसे आप लोग को L3 L4 L5 L7 S1 ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो नर्व निकल रही है ना, वो नर्व जो रहती है वो कहीं ना कहीं वहां पे कंप्रेस होती है। उसी तरह से एक होता है डोर बेल साइन, इसमें जो पैर का अंगूठा जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। और वो पेन पैर के अंगूठा से लेके देखें तो पूरा कमर तक, या ऊपर से लेके पैर के अंगूठा तक होता है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करें, लंबैगो साइटिका सिंड्रोम करके है। ये केवल साइटिका नहीं है, इसमें बैक पेन भी हो रहा है, पूरा बैक एरिया बहुत ज्यादा दर्द होता है। साइटिका में तो केवल साइटिका का पेन होता है। तो इसको हम लोग एक्सरे करके देखते हैं, लंबो सैक्रल स्पाइन का पूरा एक्सरे, या एमआरआई करके देखते हैं, सीटी स्कैन करके देखते हैं। और देखना है कि नर्व्स को देखना है तो पेट स्कैन करके होता है, वो देखते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि लंबर एरिया में लॉर्डोसिस हुआ है क्या, मतलब मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, मसल्स ऐसे ट्विस्ट हो गई हैं क्या, या ऑस्टियोफाइट्स कुछ बढ़ गए हैं क्या, या डिस्क स्पेस जो रहता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्पेस है वो नैरो हो गया है क्या, या कॉन्ट्रास्ट माइलोग्राम करते हैं, उससे हमें रूट कट ऑफ साइन दिखता है कि मतलब सर्जरी अगर करना है तो उसके पहले वो ऑर्थोपेडिक सर्जन कराते हैं माइलोग्राम, मसल्स का पूरा उसमें वो पता चलता है। दूसरा, सिटी लंबर स्पाइन करते हैं तो उसमें प्रोलैप्स डिस्क पता चलता है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है क्या वो पता चलता है। फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज जो रहती है, एनसीएस वो करते हैं, एमआरआई करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं कि अगर पेल्विक डिसऑर्डर है, कोई ट्यूमर वगैरह है और उसका इफेक्ट यहाँ लंबर एरिया में आ रहा है क्या, वो हमें पता चलता है। तो इस बारे में कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, आदरणीय कंचन मैडम अगर आप हैं, कुछ बोलना चाहेंगी, लंबैगो सेक्रल साइटिका सिंड्रोम, इस पे आपका कोई विचार है तो कहिए प्लीज। सर प्रणाम सर। ये ना मैंने ऐसे पेशेंट जिसमें बैक पेन बहुत ज़्यादा है और रेडिएटिंग पेन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट देखे हैं सर। पर मोस्टली ये पेशेंट ना एक्सीडेंटल कोई हिस्ट्री मिलती है या फिर कोई वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री मिलती है। मतलब वेट उठाना, मतलब कि फीमेल्स में जैसे हाँ बहुत ज्यादा वेट उठाना घर में भी बहुत बार होता है कि सीढ़ियों से कुछ चीजें उतारनी है, या फिर जो बड़ी बड़ी बैग्स होती है वो लेके लोग गाँव में जाते हैं, तो वो भी जैसे स्टेयर के जैसे मुंबई साइड में हम मोस्टली देखते हैं, या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन पे हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है।
तो मेरे एक दो पेशेंट ऐसे रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी वाली बैग उठाई थी 20-25 किलो की, तो उन्हें ये प्रॉब्लम हुआ था। तो इसमें बहुत सीवियर लंबर पेन होता है, लोअर साइड लंबर पेन होता है। और पैर में भी बहुत सीवियर पेन होता है। पेशेंट बहुत बार करवट भी नहीं ले सकता है एक साइड से दूसरे साइड में। और उसका अगर एमआरआई किया जाए तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कभी कभी स्लिप डिस्क के साइंस मिलते हैं, या फिर बहुत बार डिजनरेटिव, अगर पेशेंट बहुत सालों के बाद वो पेन हो रहा है वो वैसे ही निकालता है, तो उसमें डिजनरेटिव चेंजेस भी हमें मिलते हैं, ओस्टियोफाइट्स भी दिखते हैं बहुत पेशेंट्स में। और इतना सीवियर पेन होता है कि उसे मतलब कि उठना बैठना, वॉशरूम जाना, इवन वो नॉर्मल इंडियन टॉयलेट यूज कर रहा है तो उसे वॉशरूम करना भी बहुत मुश्किल होता है सर। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत बार दिखते हैं पेशेंट में। हाँ, ये पैर में चप्पल पहन रहा है तो उसको पैर में चप्पल पहनने के सेंसेशन नहीं होते, बहुत बार निकल गई है चप्पल तो भी उसको पता नहीं चलता है, मतलब एडवांस कंडीशंस में ये साइंस भी दिखते हैं सर। और पेशेंट में जैसे उसका पैर उसको मतलब इतना हेवी लगता है, किसी किसी पेशेंट में, बहुत बार किसी किसी पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन, मतलब उसके साथ पित्त का संबंध है या कफ का संबंध है, ये हमें ढूंढना भी पड़ता है क्योंकि ये सर बार बार आवाज कट रही हो रही होगी ना, मेरा नहीं फोन नहीं, आ कट नहीं रही। रहा नहीं नहीं, कट नहीं रही। है। आप बताइए बताइए मैम, हाँ, बताइए, बहुत तो सही बता ऐसे रही है। साइंस बहुत दिखते हैं। और मैंने मतलब यंग पेशेंट्स में भी बहुत ऐसे साइंस देखे। एक तो 22 साल का बच्चा था, उसने नया नया जिम कुछ ज्वाइन किया था, और उसमें उसने कुछ तो भी हेवी वेट उठा लिया था, जो उसको ट्रेनर ने उसको मतलब उसको उठाने के लिए बोला होगा, या फिर शायद उसने ही खुद उठाया होगा, पता नहीं। पर उसको जब से वो जिम स्टार्ट किया था तो उसको हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो गया था सर। और फिर 15 दिन में इतना एग्रीवेट हो गया था कि वो मतलब पूरा लंगड़ा के ही मेरे पास आया था। तो ऐसे मिलते हैं सर पेशेंट। जी सर। जी। आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस हाँ जी सर, टॉपिक गुड पर? इवनिंग सर। शशि तिवारी मैडम जी, जी, कुछ बोलिए आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, ये जो सियाटिका टाइप की प्रॉब्लम है, इस तरह के पेशेंट्स तो काफी आते हैं। जैसे मैम ने कहा इंजरी वाला केस, तो मेरे पास एक 20 साल का लड़का आया था। उसका तो इंजरी केस था, लेकिन कई सारे लोग के साथ सर ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोग, अगर आप देखोगे 40 के आसपास आपके पास आएंगे, सीवियर बैक की शिकायत करेंगे। खास करके उनको जो बोलते हैं ना कि पैर से चलने में भी परेशानी होगी, प्रॉपरली नहीं चल पा रहा होगा और बहुत इंटेंस पेन होगा। तो उनकी बैक हिस्ट्री में अगर हम जा करके देखते हैं, तब ये पता चलता है कि मतलब उनको काफी टाइम से परेशानियां थी, वो इग्नोर करते गए थे। तो डीजनरेटिव चेंजेस वाले मैंने इस तरह के पेशेंट्स ज्यादा देखे हैं। हालांकि अस्थि धातु का कह सकते हैं क्षय रहता है, और मेनली उनका जो हिस्ट्री मिलता है सर, वो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलती है। और साथ में उनको मूत्र बेगावरोध की हिस्ट्री रहती है, मतलब उस तरह का प्रोफेशन रहता है जिसमें वो यूरिन होल्ड करने की आदत रहती है। और साथ में उन लोग को, मुझे जो ऐसे पेशेंट्स मिले उनका रात्रि जागरण रहा है, दिवा सहन रहा, मतलब जो इतने भी हेतु कह सकते हैं, वात प्रकोप के हेतु सारे चीजें मिली हैं। और तो इस तरह का रहा है। तो सर मेरे को मतलब ऐसा तो इंजरी वाला एक ही केस मिला था जिसमें वो बच्चा था पेड़ से गिरा था या शायद अपने छत से गिरा था, इस तरह का था। अदरवाइज मेजोरिटी लोग को तो सर मैंने डीजनरेटिव वाला देखा है। और डीजनरेटिव वाले चेंजेस की अगर बात करें, तो कभी भी डीजनरेटिव चेंज जैसे आपके पास कोई आया इंटेंस पेन का, और फिर अगर हमने एक्सरे या एमआरआई निकाला, उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो डीजनरेटिव चेंजेस तुरंत के नहीं होते। कई बार ये सारे केसेस 3-4 साल पुराने होते हैं। और जब बहुत इंटेंस पेन हो जाता है, तब पेशेंट आता है। और खास करके एलोपैथी में जब बार बार जाता है, तो एलोपैथी वाले तो डायग्नोस भी नहीं कर पाते कि ये सियाटिका है या कुछ है। वो दुनिया भर के फालतू मतलब बेड रेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा मेडिकेशंस भी देते हैं। और जब पेशेंट देखता है कि नहीं मेरे को आराम नहीं होता है, तब वो जाकर आयुर्वेद में आता है। जब आयुर्वेद में आता है तो प्रॉपर उसका आहारज विहार सारे हेतु मिलते हैं। इंजरी के कुछ केसेस हो सकते हैं, बट इंजरी वाले मैंने कम देखे हैं, अधिकतर आहार विहार वाले हेतु सर ज्यादा देखे हैं। तो सर इस तरह का होता है और काफी इंटेंस पेन होता है। और इसी बात से मैं कहूंगी, अभी जब भी मैं जर्नी कर रही हूँ कुछ कुछ मुझे हो रहा है, तो एक दिन मेरे को प्रॉपर लेफ्ट थाई में एक पर्टिकुलर जगह पिन पॉइंट पेन हो रहा था। वो पूरा रेडिएट तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को खुद तुरंत डाउट हुआ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि अस्थि धातु का क्षय हो रहा है, उस वजह से इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं।
बट अभी मैं देख रही हूँ 2-4 दिन बाद अपने आप गॉडरेज सबसाइड हो गया। लेकिन ये जो होता है सियाटिका टाइप का पेन है तो पूरा रहता है, बैक से शुरू होकर के नीचे पैर के मतलब उस तक जाता है, एंकल जॉइंट तक कह सकते हैं। और सर मैंने इसी सियाटिका के एक पेशेंट देखा था, मेरे पास ओल्ड एज के पेशेंट थे। उनके केस में भी मुझे उस तरह का हेतु नहीं मिला था, मतलब इंजरी इंजरी वाला या चोट चपेट वाला। तो उनके साथ भी था, तो इसमें वही गुल्फमरम वगैरह स्टिमुलेशन है, मेडिसिन वगैरह चलती हैं। तो उन सारी जगह सर मेन होता है आहार विहार के साथ में स्ट्रेस के हेतु, दोनों ही जगह या जितने भी उस तरीके से देखें सर उसमें कॉमन रहे हैं। जी सर, थैंक यू और सर। मैम आप इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो बता सकती हैं, मर्म सर इसमें पॉइंट? मेन इसमें सर गुल्फ मर्म होता है। अच्छा। हाँ, गुल्फ मर्म का अगर स्टिमुलेशन किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और पाचन गति काफी परेशानियां रहती है, ऐसे लोग को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री रहती है, या कह सकते हैं कि स्ट्रेस के बहुत हेतु होते हैं। और वैसे हम देखें तो अस्थि जो है रिप्रेजेंट करती है सन को। तो ऐसे सारे लोग को मैं एडवाइस करती हूँ एटलीस्ट सूर्योदय से पहले उठना है, क्योंकि जो लोग सनराइज के बाद उठते हैं या लेट उठने की आदत होती है तो उन सारे लोग को बोन्स की प्रॉब्लम आती ही आती है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी हम आयुर्वेद के दृष्टि से देखते हैं। अब ये सब एनाटॉमिकली देख लिया, अब आयुर्वेद के दृष्टि से देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वात के रुक्ष गुण होते हैं, लघु गुण होता है, शीत गुण होता है, हर गुण होता है, सूक्ष्म गुण होता है, चल गुण होता है। सब वात के गुण होते हैं। और अस्थि और वायु, इनका आश्रय आश्रय संबंध है। लेकिन जैसे दूसरे आश्रय आश्रय देखेंगे तो पित्त और रक्त आश्रय आश्रय संबंध है, तो पित्त बढ़ता है तो रक्त भी बढ़ता है। उसी तरह से रस बढ़ता है तो कफ भी बढ़ता है, आश्रय संबंध है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वात बढ़ता है तो अस्थि का क्षय होता है। ये हमने पढ़ा है, ये बेसिक चीज है जो अष्टांग हृदय में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। अब वायु बढ़ रहा है, उसका क्या कारण होता है कि जो लोग ज्यादा रुक्ष चीजें, और जब वायु बढ़ेगा तो कफ जो है श्लेषक कफ वो कम होगा, वो जो संधियों में रहता है श्लेषक कफ वो कम होगा। तो जो इंसान बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खा रहा है, ड्राई चीजें खा रहा है, चपाती में घी नहीं खा रहा है, खाने में घी तेल का सेवन कम कर रहा है, बस्ती नहीं ले रहा है, और ड्राई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ठंडी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, शीत चीजें जैसे फ्रिज का चीज ज्यादा खा रहे हैं, ठंडा पानी अभी क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिया जाता है, चिल्ड वाटर, ठंडा चीजें ज्यादा, एसी में कंटिन्यू रहना, और अल्प खाना खाना, या फिर लघु चीजें खाना, तिक्त कटु कषाय रसात्मक चीजें खाना जो वात का प्रकोप करते हैं, या फिर अति मैथुन करना, या ज्यादा एज वाली स्त्री के साथ मैथुन करना, ये भी एक कारण बताया कि साइटिका का प्रॉब्लम होता है। फिर अति जागरण करना, ज्यादा जागरण करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। विविध उपचारों का मिथ्या योग होना, मतलब जो पंचकर्म भी कर रहे हैं ना तो उसका मिथ्या योग हो रहा है। रक्त मोक्षण आदि ज्यादा हो जाना, या ब्लड का लॉस होना ज्यादा, या फिर अति प्रमाण में व्यायाम करना, जैसे कूदना, तैरना, जिम में बहुत ज्यादा जाना। जितना जिम में जा रहे हैं उतना स्नेहन नहीं हो रहा है, अभ्यंग नहीं हो रहा है, और रुक्षता बढ़ रही है। उसी तरह से अति श्रम करना, धातुओं का क्षय करना। तो धातु का क्षय दो तरह से होता है, अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय। प्रतिलोम क्षय जो रहता है वो शुक्र का क्षय ज्यादा होगा तो शुक्र का क्षय होगा, मज्जा का होगा, अस्थि का होगा, मांस का होगा, फिर रक्त का होगा, रस का होगा। या अनुलोम क्षय देखेंगे तो अच्छा आहार का सेवन नहीं करें तो रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र सभी का क्षय हो रहा है। उसी तरह से उपवास करना, फिर ट्रैवलिंग करना, जैसे शशि मैडम बोल रही है कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, तो जो ट्रैवलिंग करते हैं तो जर्क लगता है ना कंटिन्यू, या वो प्लेन से करें, बस से करें, लोकल ट्रेन से करें, मेट्रो से करें, जर्क तो लगता ही है, या फिर टू व्हीलर से करें। तो वेगवान वाहन से ट्रैवलिंग करना और कंटिन्यू बार बार करना, बार बार करना, रेस्ट ना होना और कंटिन्यू करना, और वैसे बस्ती वगैरह ना करना ट्रैवलिंग के बाद, या अति ऊंचाई से गिर जाना, इन सब कारणों से वायु का प्रकोप होता है। और ऐसे तो वायु का प्रकोप का कारण है कि नेचुरल वे में वर्षा ऋतु में होता है, आहार जीर्ण होने पे जब कटु अवस्था पाक होता है तब होता है, वायु प्रकोपित होता है। सुबह प्रातः काल में जो सुबह का टाइम होता है 2 से 6 के बीच में, तब वायु का प्रकोप होता है। शाम को जो 2 से 6 होता है वो वायु का प्रकोप का कारण, ये तो स्वभाव है, नैसर्गिक है। तो ये कारण होता है धातु क्षय का। दूसरा कारण होता है मार्गावरोध करने वाले हेतुओं का सेवन होना। मार्गावरोध जब होता है, क्यों होता है मार्गावरोध? वहां पे आम संचिति होती है, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाकितम
जो बताते हैं कि उष्मा की अल्प बल होने से जो आहार रस तैयार हो रहा है वह अच्छे से पक नहीं रहा, और कफ का प्रकोप हो रहा है, आम दोष की उत्पत्ति हो रही है, शीत गुण का ज्यादा सेवन हो रहा है, तो उससे आम जो है वो वहां पे जाके बैठ जाएगा और स्त्रोतोरोध करेगा। फिर वायु जो है उसका विमार्गमन होगा, अपना स्थान छोड़ के जाएगा, और साम वायु का, जो साम वायु मतलब आम युक्त वायु जो है उसका स्त्रोतोवैगण्य होगा और स्थान संचय होगा। और स्त्रोतोरोध प्रधान जो ये जैसे हम आमवात जैसी कंडीशन बोलते हैं, स्त्रोतोरोध प्रधान ये वात व्याधियां शुरू होती है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, वहां मिल नहीं पाता, नरिशमेंट नहीं पाता। तो दोनों होता है, स्त्रोतोरोध अगर होगा तब भी धातु क्षय होगा, और मेन धातु क्षयजन्य होगा वह भी वात व्याधि का कारण होता है। तो धातु क्षय जन्य की संप्राप्ति अगर देखेंगे तो वात प्रकोप होता है, क्योंकि वैसा हेतुओं का सेवन हो रहा है। स्त्रोतों में रुक्षता आ रही है, रुक्षता से ज्यादा ड्राइनेस आएगा तो परुषता आएगा, और ड्राइनेस आएगा तो खरता आएगा। वहां पे जो श्लेषक कफ है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में जो सैनुअल फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, और रिक्त स्थानों का स्थान, एक कफ कम होकर वायु का पूरण होगा, और धातु क्षयजन्य वात व्याधि शुरू हो जाती है। अब ये दोनों जो है ये हमें पूरा डायग्नोज करना पड़ता है कि जो मतलब आम वाला जो है वो है, या फिर ये धातु क्षयजन्य है। तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है वात रक्त जन्य, वहां पे वात प्रकोप होता है, रक्त को दुष्ट करने वाले हेतुओं का सेवन कर रहे हैं और वात का, या आमवात जन्य हो जाता है। चोट भी लग गई है ना, तो अगर इंजुरी हो गई है, निमित्त कारण इंजुरी है और रक्त वहां पे संचित हो गया है और वो वायु का आवरण कर रहा है, और वैसा हेतुओं का सेवन कर रहे हैं कि रक्त की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि और वायु की दृष्टि है, तो वहां पे वातरक्त जन्य, वहां पे वेदना होगी, बर्निंग होगा, जलन होगी और अकड़ाहट होगी, जकड़ाहट होगी वहां पे, ये होता है। और जो बागभट्ट जी ने बताया कि उपस्तंभित वात व्याधि और निरुपस्तंभित वात व्याधि, आम अगर होगा स्त्रोतोरोध है तो आम जन्य होगा वो उपस्तंभित वात व्याधि होगी, और बिना आम के होगा वो निरुपस्तंभित वात व्याधि होगी। तो इनकी चिकित्सा भी अलग अलग हो जाती है। तो हमें पेशेंट का केस टेकिंग करते हुए समझ आता है कि पेशेंट को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, पेशेंट क्या खाता है क्या नहीं खाता है, पेशेंट मतलब उसका मतलब आम जैसे सिम्टम है क्या, हो रहा है बिना भूखे खाना खा रहा है क्या, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसका constipation, ये क्या, मतलब हमें पूरा अच्छे तरह से उसका केस टेकिंग करना पड़ता है। ठीक है। उसी तरह से निरुपस्तंभित वात व्याधि होती है, उसमें भूख वूख लगती है सब कुछ, लेकिन वहां पे धातु क्षयजन्य होता है, उसकी चिकित्सा अलग होती है। अभी मैं आमवात जन्य जो रहती है उसका चिकित्सा बताता हूँ। आमवात जन्य जो रहेगी उपस्तंभित वात व्याधि, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आम का पचन करते हैं, दीपन और पाचन पहले करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भूख नहीं लग रही है तो पहले हमें स्त्रोतोरोध को दूर करना है, तो उसमें हम लोग दीपन पाचन या लंघन कराएंगे। लंघन एकदम ज्यादा लंघन भी नहीं कराएंगे, हम उसमें जैसे मुद्ग यूष देंगे, कुल्थी का रस देंगे, यूष देंगे, ऐसे दीपन पाचन, रुक्ष अभिषंधि अनभिषंधि और उष्ण वीर्य लेखन करने वाले कटु तिक्त रसात्मक औषधियां देंगे, कटु विपाकी औषधियां देंगे जो इससे स्त्रोतोरोध दूर हो। वहां पे वालुका स्वेद करेंगे, वहां पे स्निग्ध स्वेद नहीं करना है। उसी तरह से गुगुल कल्प जो है, गुगुल कल्प जो है वो कटु तिक्त रसात्मक होते हैं, कटु विपाकी उष्ण वीर्यात्मक लेखन करने वाले द्रव्य होते हैं। और गुगुल जो है आयुर्वेद का इतना दिव्य दवाई है कि वो पातग्न होता है। तो कटु तिक्त रस, कटु विपाकी लेखन करने वाला जो द्रव्य है वो गुगुल है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए उसमें त्रिफला गुगुल देंगे, रासना गुगुल देंगे। अगर वात रक्त जैसी संप्राप्ति रक्त की भी दृष्टि है तो कैशोर गुगुल देंगे, योगराज गुगुल देंगे, सिंहनाथ गुगुल देंगे, रासना गुगुल देंगे। और उसके साथ में हम रासनादिक्वात, महारासनादिक्वात, दशमूल क्वात, दशमूलारेश, फिर देवदारवादिक्वात, पेट साफ नहीं हो रहा है तो गंधर्व के देंगे, और भूख बढ़ाना है तो लहसुन आदिवटी देंगे, हिंगवाष्टक चूर्ण देंगे, महावात विध्वंसक रस देंगे, महा मतलब महावाद विध्वंसक रस के बाद एकांग वीर रस देंगे, फिर उसके बाद आम पाचक वटी देंगे। जैसे अवस्था है वैसे हम लोग देंगे। उसी तरह से लेखन करना है वहां पे कफ का और आम का, तो हम त्रिफला को बोलेंगे, वो एक एंटीबायोटिक भी है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसी तरह से और त्रिफला गुगुल का रिसर्च है कि वो जहाँ पे सूजन है और आमवत जैसे संप्राप्ति है वहां पे उत्कृष्ट दवाई है। उसी तरह से हम लोग वहां पे उपस्तंभित वात व्याधि में
आहार देंगे तो लघु देंगे, उष्ण देंगे, द्रव वाला देंगे। दीपन पाचन करने वाले देंगे, लहसुन देंगे खाने में, हींग देंगे, अदरक सिद्ध युष देंगे। युष मतलब दाल का पानी, ऐसे देंगे तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से जहां पे धातु क्षय जन्य है संप्राप्ति, वहां पे हम स्नेहन करेंगे। स्नेहन भी ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि कैसे भी करें, जो एक्सपर्ट लोग हैं अच्छे से अभ्यंग करें, फिर वहां पे स्वेदन करें, फिर दीपन पाचन करके स्नेह पान करें, फिर कटी बस्ती दें, अनुवासन बस्ती दें, शिरो बस्ती, कर्णपुरन, जैसे भी हम स्नेह दे सकते हैं शरीर में वैसे दें। और स्नेहन के लिए घृत तेल वसा मज्जा, चतुर्विध स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे वसा और मज्जा से अभ्यंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वात शमन के लिए तेल तो सबसे उत्कृष्ट बताया है, क्योंकि ऐसा बोला है कि नास्ति तेलात् परम किंचित औषधम मारुतापहम, मतलब तेल से बड़ा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है जो वायु को शमन करे। और संस्कार से तो तेल और अच्छे होते हैं जो सिद्ध तेल होते हैं, जैसे शीर बला तेल, फिर शुद्ध बला तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, या फिर बहुत सारे दशमूल तेल, धन्वंतर तेल, सहचर तेल, इन सब का प्रयोग अगर हम लोग करें कोई भी अल्टरनेट में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कार्पा सस्यादि तेल है, हिमसागर तेल है, बहुत अच्छा फायदा करते हैं। उसी तरह से अनुवासन बस्ती जो है वो मात्रा बस्ती के रूप में दे तो ज्यादा फायदा होगा। महानारायण तेल दें। उसी तरह से वहां पे लम्बैगोस्टैटिका सिंड्रोम है, वहां पे स्पर फॉर्मेशन है, तो हम लोग अस्थि मज्जा पाचक देंगे। कैल्शियम की कमी है, अगर सीरम कैल्शियम कम आ रहा है तो वहां पे सुधा कर, जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कपर्दी का भस्म, जो सुधा मतलब कैल्शियम का वो करे, पूर्तता करे, वो देंगे। उसी तरह से आयुर्वेद में यापना बस्ती बताइए, यापना बस्ती देंगे, माधु तैलिक बस्ती देंगे, राज यापन बस्ती देंगे, दूध की शीर बस्ती देंगे, तिक्तक शीर बस्ती देंगे, और मात्रक की बस्ती देंगे। उसी तरह से ब्रीहण करना है क्योंकि धातु क्षयजन्य है, तो मधुर अम्ल रस के द्रव्य, मधुर विपाक के द्रव्य देंगे, शीत वीर्यात्मक द्रव्य देंगे। बला, अश्वगंधा, शतावरी, माश, कुष्मांड, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, बंग भस्म, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, जैसे उनके कल्प या वो डायरेक्ट देंगे हम, या मात्रस देंगे। फिर शालीषष्टिक पिंड श्वेत देंगे, शालीषष्टिक पिंड श्वेत दे के, और उसके बाद फिर कटी बस्ती करेंगे। फिर अश्वगंधारिष्ट, और फिर शतावरी कल्प देंगे, कुष्मांडावलेह देंगे। ऐसे बहुत सारे द्रव्य मैं बता रहा हूँ। महायोगराज गोगल देंगे, वसंत कुसुमाकर रस देंगे, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज देंगे, स्वर्ण मालिनी वसंत देंगे। तो और इनका अनुपान जो है, सारे मेडिसिनों का ज्यादा अनुपान, दूध या घृत शर्करा अगर रखें, घी और चीनी, या दूध और घी दें, तो वह बहुत अच्छे से रिकवर होता है। धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है वो ठीक हो जाती है। और स्नेहन स्वेदन जो है वो बल प्रदान करता है, अग्नि, प्राण और शरीर की धारणा शक्ति को बढ़ाता है। तो लंबैगोस्टैटिका सिंड्रोम जो है वो एलोपैथी में ऑर्थोपेडिक सर्जन लास्ट उनका ऑप्शन क्या रहता है, पहले तो वो पेन किलर्स दिया जाता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी कराया जाता है, फिर थोड़ा वेट को बांध के लिटाया जाता है। वो सबसे नहीं होता है तो वहां पे ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन वो बात तो बढ़ता है, अब 2-3 वर्टिब्रा में आप एक प्लेट बिठा देंगे और उसको नट बोल्ट लगा देंगे, लेकिन उसके नियम रहते हैं कि वजन नहीं उठा सकते, झुक नहीं सकते, चेयर पे बैठना है, रोबोट जैसा इंसान होता है। लेकिन ये बात तो बढ़ते जाएगा। उससे अच्छा है आयुर्वेद की चिकित्सा। और केरलीय पद्धति आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे पिजिचिल क्रिया कराया जाता है, फिर अवगाहन कराया जाता है, अभ्यंग कराया जाता है, इतना बढ़िया है ना। केरल में तो बहुत अच्छा है। हमें भी वैसा ही आयुर्वेद में चिकित्सा बताया है, तो इस सब से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, जितेंद्र कुमार भांजा जी, पटनायक सर कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज इस प्रॉब्लम में। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर बोलिए। सर आपने बहुत अच्छा बताया कि इनका हेतु जो निदान ये सब आपने बता दिया सर। बहुत अच्छा लगा सर। और वो हमारे पास भी कभी कभी भी ये सियाटिका वाला पेशेंट भी आते हैं जिनको कि एलोपैथी के डॉक्टर लोग पेन किलर देते हैं। जो भी आपने बोला उनको बेल्ट, एलएस बेल्ट पहनने को भी देते हैं। और वो ज्यादा वजन ना उठाने को भी बोलते हैं। और वही जो दवाई भी सब आपने सर बताया, जो महावात विध्वंसन रस है और वो जो भी कैसर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, उनका प्रयोग से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हमने कभी बस्ती नहीं दिया, लेकिन आपसे सुन सुन के बस्ती में जरूर प्रयोग करूंगा सर।
और वो हमारा जो क्लिनिक में भी डे टू डे लाइफ में भी महीने में भी 4-5 सियाटिका पेशेंट ही आता है। उनका जो निदान वही भी जो भी कंचन मैडम ने बताया, ज्यादा स्टेयर चढ़ने से, ज्यादा वजन उठाने से भी वो हो जाता है सर। और वैसा भी उनका जो जो एसएलआर टेस्ट, जो स्ट्रेट लेग राइजिंग मेथड, जब 90 डिग्री नहीं तो पैर नहीं उठता तो उन्हें सियाटिका हुए ऐसा भी मालूम हो जाता है। और ज्यादा जो कमर से लेकर जो पांव तक भी झंझनाहट और जो टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, उससे भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं वो जो सियाटिका है। और वो बहुत अच्छा सर बताया, आपने तो सब कुछ बता दिया। और क्या मैं बताऊं, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। और गृहस्वाद के लिए चरक चिकित्सा स्थान 28 में 53-54 नंबर का श्लोक में क्या बताया कि स्विक पूर्वा कटि पृष्ठोरु जानु जंगा पदम क्रमात् गृदसि स्विक तोद रुख तोदे गृहणाति स्पंदते मुहुः वातात वातात कपा तंद्रा गौरवा रोचकानविंता। मतलब इसमें साइटिका का केवल बात करते हैं तो साइटिका में गृदसीवात जो है एक पांव पर देकर रोगी चलता है, एक पैर पर देके चलेगा। गिद्ध के समान चाल होती है, गिदड़ के समान, इसलिए उसको गृदसी बोलते हैं। गृदवत चलते ही यस्मिन। और इसमें स्व कारण से प्रकृत में वायु जो है वो स्विक प्रदेश में बटक एरिया में वात वाहिनियों का प्रक्षोभ उत्पन्न करता है, इंफ्लेमेशन शुरू करता है। इससे स्विक प्रदेश में शुरू हुई वेदना क्रम से कमर में, उरु में, जंघा में, जानू में और पैरों में जाते हुए पश्चिम की ओर पीछे की तरफ जाते हुए अंगुली तक संचारित होती है। पूरा पैर के जो अंगुली जो है वहां तक जाती है। और इसे चमक निकलना भी बोलते हैं। और स्तंभ होता है, तोद होता है, मतलब स्टिफनेस होती है बहुत ज्यादा। और सुई चुभने की तरफ वेदना होती है। और कभी कभी वो अकड़ जाता है, पूरा कमर ही अकड़ जाता है। उठते टाइम ऐसा लगता है कि अटक गया पूरा। टीवी में मूव का जो दिखाते हैं, मूव का क्रीम का, तो वैसी चमक मारती है, अचानक ही पेन शुरू हो जाता है। और ये वंक्षण संधि में होती है तो कभी कभी सशूल क्रिया होती है, मतलब पेनफुल मूवमेंट होता है, बिना पेनफुल मूवमेंट होता है। क्रिया हानि होती है या क्रिया अल्पता होती है, थोड़ा मूवमेंट होगा या मूवमेंट ही नहीं होगा। या वहां पे पेशेंट ठीक से जमीन पर पैर नहीं रख सकता है या जोर लगा के चलता है। तो ऐसे अटक अटक के चलता है। तो इसके दो टाइप है, वातज या वात कपज। वातज में बहुत पेन होगा, बहुत ज्यादा टेढ़ापन आ जाएगा चलते फिरते में। और जानु संधि, उरु संधि, कटी संधि में स्तंभ और स्फुरन होगा। वात कफजन्य होगा तो वहां पे मुंह में ला रहेगा, कफ के सिम्टम। मुख प्रसेक होगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, लाला स्राव होगा, तंद्रा होगी, अग्निमांद्य जनित होगा, तो वहां पे कफ का संप्राप्ति होता है। तो दोनों की चिकित्सा हमें देखनी पड़ेगी कि कफ की चिकित्सा करनी तो दीपन पाचन लोमन, और कफग्न चिकित्सा। और शुद्ध वात का है तो वहां पे वात की चिकित्सा। इसमें महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग कराना पड़ता है। इसी तरह से संवाहन अनुलोम गति से होना चाहिए, प्रतिलोम नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे धीरे धीरे करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना है। फिर नाड़ी स्वेद या अवगाहन स्वेद करना है। वातग्न द्रव्य जो है जिससे हम स्वेदन करें, निर्गुंडी क्वाथ, दशमूल क्वाथ, एरंड के पत्ते डाल के कुकर में डाल के नाड़ी स्वेद करना है। और यहाँ पे हमें स्पर्शा सहत्व है तो वहां पे हमें कुछ ऐसे तेल लगाने हैं जो जैसे नीलगिरी का तेल है, जो पेन को सबसाइड करे टेम्पररी। और बाकी इंटरनली हम त्रिफला गुग्गुल, महावात विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, ये सब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और महाविषगर्भ तेल तो सबसे बेस्ट है इसके लिए। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर वीना कनाडे मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर वीना मैडम, कुछ बोलिए, आपका सब सुनते हैं। वीना मैडम कुछ बोलिए प्लीज। सर पेशेंट देख रहे हैं। पेशेंट देख लीजिए तो पेशेंट देख लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना बहुत जरूरी होता है कि ये उरु स्तंभ तो नहीं है। नहीं तो उरु स्तंभ करके उरु स्तंभ का व्याधि आएगा और हमने बस्ती दे दिया तो वो उरु स्तंभ बढ़ जाता है। उरु स्तंभ में पंचकर्म जो है वो निषेध बताया है। क्रोष्ट शीर्षक तो नहीं है। आमवाद की संप्राप्ति, पात्र की संप्राप्ति क्या है? जब भी हम चिकित्सा करते हैं ना तो क्या बताए, गुड़ लिंगम परीक्षित उपश्याम अनुपशाभ्याम। गुड़ लिंग की परीक्षा करते हैं तो कैसे करते हैं, तो मतलब उपशय या अनुपशय से। कोई भी चीज अगर बढ़ रहा है तो हमें ये देखना है कि वो बढ़ रहा है मतलब वहां पे कुछ और संप्राप्ति है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है। संधि शूल कैसा है वो देखना है। संधियों में शोथ कैसा है,
क्रिया अल्पता कैसी है, सशूल क्रिया है कि नहीं है, या क्रिया हानि है कि नहीं, वो देखना है। शुरुआत कौन से संधि से हुई, कमर से डायरेक्ट शुरू हुआ क्या, वो देखना है। ज्वर से शुरुआत हुई है क्या, स्पर्शा सहत्व कैसा है, वहां पे हाथ लगा के देखे तो उष्ण स्पर्श है क्या, संचारी वेदना है क्या, मतलब ऊपर से नीचे रेडिएटिंग पेन है क्या, दोष और दुष्य क्या लग रहे हैं हमें, उपद्रव क्या लग रहे हैं, और स्वेदन से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, रुक्ष स्वेद देना है कि स्निग्ध स्वेद देना है, वो हमें देखना है। उपशम मिल रहा है, स्नेहन करने से बढ़ रहा है कि बस्ती से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उस हिसाब से डायग्नोसिस करते जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कंचन मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं, या पटनायक सर, शशि मैडम, आप कोई आसन बता सकते हैं शशि मैडम, इसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कुछ बताएंगी शशि मैडम? सर शुरुआत में तो जी सर नमस्ते सर। इसमें शुरुआत में तो ये है कि पहले जब तक रिकवरी नहीं हो रही, मतलब बहुत पेन है, तो उस वक्त तो कोई भी आसन नहीं करना होता है। ये तो सिंपल सा रूल है। फिर उसके बाद जब शुरू करेंगे तो सूक्ष्म व्यायाम जो, वो सारी चीजें स्टार्ट करनी होती है। मतलब एंटी रूमेटिक ग्रुप 1 अगर हम वाकई करते रहें और अपने आहार विहार का ख्याल रखें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले एंटी रूमेटिक ग्रुप करना है, फिर उसके बाद एब्डोमिनल ग्रुप में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मतलब लेग को रेज करते हैं, जैसे उत्तान पादासन वगैरह होता है, रोटेशन उसका पूरा इस तरीके से होता है, साइक्लिंग प्रोसीजर्स होती हैं। लेकिन ये सब बाद में कर सकते हैं, सबसे पहले शुरुआत में एंटी रूमेटिक ग्रुप का करेंगे और मर्म वगैरह का स्टिमुलेशन करेंगे। चूंकि ऐसे सारे मरीज जितने भी सियाटिका वाटिका के होते हैं अधिकतर हीन सत्व के मरीज होते हैं, तो हीन सत्व वालों को प्राणायाम वगैरह करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्राणायाम से क्या होता है, प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा। तो जब इनहेल और एक्सहेल अच्छा रहेगा तो उनका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, और जितना बढ़िया ऑक्सीजन एंट्री अंदर होगी उतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि विषादु रोग वर्धना नाम हो जाता है। और नॉर्मली आते भी है काफी जगह झेल झाल करके, मतलब एलोपैथी वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं कई बार, और इतनी सारे पेन किलर्स वगैरह खाते हैं कि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से हो जाती है। आप कुछ भी करने से पहले, अब आपको नीचे से कोई सामान उठाना है तो आप पहले बैठोगे फिर सामान उठाओगे, तो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो इससे बेटर होता है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि लोच जब खत्म होता है तो कह सकते हैं कि लास्ट बाद में हम जाकर के इसमें जीवनी गण वगैरह भी चला सकते हैं, क्योंकि जीवनी गण वाइटेलिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो वो सब महाकषाय वगैरह दे सकते हैं। अधिकतर ऐसे सारे मरीज के अंदर स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियस बात है आम पाचन पे बहुत सारी चीजें देने की जरूरत पड़ती है, और कंटिन्यूअस इनका मतलब वॉच होता है। तो ग्रुप में अगर हम योगा में कहें तो इसमें फर्स्ट पार्ट एंटी रूमेटिक ग्रुप करेंगे, एब्डोमिनल ग्रुप की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बट हमेशा सुपरविजन में करेंगे। और लंबर रीजन के लिए या लोअर एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा आसन होता है आपका ये जो सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन होता है। तो इस पार्ट को काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने के बाद अगर करते हैं तो वो जो पूरा एरिया है या स्पाइनल कॉर्ड आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और स्पाइनल कॉर्ड अच्छी रखने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मार्जरी आसन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी बढ़िया आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो उसकी हेल्थ होती है, वो हमारी एजिंग प्रोसेस को डिसाइड करती है, या वहां से पता चलता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। तो अगर हम मार्जरी करते रहते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो भी है फ्लो वगैरह सारी चीजों का, न्यूट्रिएंट का या कह सकते हैं ब्लड का या सेंसेशंस का, वो सब सारी चीजें सही से चलती रहती हैं, तो वहां से भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और मार्जरी खास करके और भी ज्यादा जरूरी होती है, हार्मोनल जो भी डिसबैलेंसेस होते हैं वहां पर भी चूंकि बहुत काम करती है। तो मार्जरी करने की जरूरत है, एंटीरोमेटिक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कराने की जरूरत है। साथ में प्राणायाम है, ओम का उच्चारण है, भ्रामरी वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं। फिर बाद में और चीजें देख सकते हैं कि कमर के रीजन से हम कंसिडर करें या लोअर से, तो यहाँ पर सारे वो वाली जो नेक एक्सरसाइजेस होती है, जैसे भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, धनुरासन है, ये सब सारी चीजें करनी होती है, बट एक अच्छे लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी आने के बाद और एक सुपरविजन में करना होता है। अपने मन से कोई भी मतलब जर्की मूवमेंट्स नहीं करना होता है, क्योंकि योगासन से सिर्फ एक ही चीज होती है, आपकी बॉडी में कहीं पर भी मसल्स, योगासन में क्या होता है, ब्लड का कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, मतलब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तो जितना बढ़िया कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा उतना बढ़िया ब्लड का फ्लो होगा। इसीलिए योगासन वगैरह करना बहुत जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और फेसबुक पे एक मैडम है, गौरी जोशी मैडम, डॉक्टर हैं, वो बोल रही है कि वात, अश्रुज, यहाँ देखने सिरा और कंडरा क्या है, रक्त से बने हुए हैं। तो रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है, रक्त के खर भाग से कंडरा बनती है और स्नायु बनता है। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए, अस्थि को ध्यान में रखते हुए मज्जा आदि की दृष्टि देखनी है, मज्जा का भी दृष्टि देखना है, यहाँ पे नर्व है तब मज्जा की दृष्टि है।
उस हिसाब से रक्तमोक्षण, बस्ती, स्नेहन स्वेदन, अग्निकर्म, इसको ध्यान में रखना है। और बोल रही है कि दीपन पाचन के पश्चात विभिन्न शमन या शोधन चिकित्सा करना है। और बोल रही है एरण्य स्नेह में, एरण्य स्नेह का विरेचन दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये मैम का बहुत अच्छा सही बताया उन्होंने। गौरी जोशी मैडम जी, आपको थैंक यू, आपने फेसबुक पे बताया। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। डॉक्टर पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर, मुनमुन प्रताप जी, कंचन मैडम, वीना मैडम। कट्टी बस्ती आप लोगों ने किया होगा, बहुत अच्छा फायदा होता है कट्टी बस्ती। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ, इसमें ना जैसे मैम ने बताया आसन, पर मैं इसमें मोस्टली पेशेंट को ना कुछ दिन के लिए बिल्कुल आसन नहीं करने देती हूँ। जितना वो बेड रेस्ट करे, 15 दिन के लिए बेड रेस्ट बताती हूँ। फिर जैसे जैसे उसका मूवमेंट्स अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, उसका पेन काफी हद तक कम हो जाता है, तो फिर इसमें ना मैं एक सेतु बंधा आसन, मतलब कि जो हम पीठ पे हम लेटते हैं ना, तो फिर हमारे घुटनों को हम आगे करके खाली पीठ को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना पड़ता है, हमारे हाथ वैसे ही टिके रहेंगे, मतलब हम एक सेतु बनाएंगे हमारे बॉडी का। तो ये आसन बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और जितने समझो पेशेंट अगर बूढ़ा भी है तो भी वो इजीली कर सकता है, और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसके पेन में काफी अच्छे से रिलीफ मिलता है। इसका एक मतलब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि कोई नर्व वहां पे कॉम्प्रेस हो रही है, तो वो नर्व जो कॉम्प्रेस हुई हुई नर्व होती है उसमें थोड़ा सा गैप डेवलप करने में ये बहुत फायदा करता है। तो गैप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो पेन रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जैसे जैसे थोड़ा पेन और रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे ताड़ासन भी कराते हैं। ताड़ासन भी बहुत इजीली पेशेंट कर लेता है, जैसे सीधा खड़ा होके हाथों को ऊपर करे। थोड़ा सा ओल्ड एज पेशेंट है तो हम वॉल का सपोर्ट लेके भी बताते हैं, और पूरे हाथों को अप साइड करे, और अगर टो पे मतलब हमारी जो पैरों की उंगलियां है उस पे हल्के से खड़ा होना स्टार्ट करे। 10 सेकेंड के लिए 10 काउंट गिनते तक उसको खूब ऐसे ही खड़ा रहना है, फिर से एक नॉर्मल पोजीशन पे आना है। तो ये भी बहुत अच्छे से फायदा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और सबसे पहले तो पेन रिलीफ करता है। पेन रिलीफ होना स्टार्ट हो जाए तो फिर पेशेंट ना धीरे धीरे करके थोड़े आसन और ऐड कर सकता है। इस कंडीशन में ये दो आसन बहुत ही मायने रखते हैं। और उसमें पेशेंट को थोड़ा सा नीचे जो जमीन पे बैठ के काम कर रहे हैं या फिर इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उनको मैं सबको ये चीजें अवॉइड कराती हूँ। आगे झुकने वाले कोई भी आसन चलते नहीं है, बस हम पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं ये कंडीशन में। और यहाँ पे गुल्फा मर्मा का स्टिमुलेशन बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत फायदा मिलता है उससे। और पेशेंट को मात्रा बस्ती कटी बस्ती, मात्रा बस्ती ये भी बहुत अच्छे से फायदा करता है। तिक्तक क्षीर बस्ती का भी बहुत अच्छे से फायदा होता है। यहाँ पे एकांगवीर रस, प्रवाल पिष्टी, गोदंती भस्मा, ये गिलोय सात वगैरह भी बहुत अच्छे से फायदा करता है। डिजनरेटिव कंडीशन है उस हिसाब से हम उसमें लाक्षादी गुल, चंद्रप्रभा वटी, पीड़ांतक वटी ऐड कर सकते हैं। जैसे त्रयोदशांग भी बहुत अच्छे से वात नाड़ियों पे काम करता है, तो इसमें हमें अगर न्यूरोलॉजिकल कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम त्रयोदशांग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत मतलब हम अलग अलग तरीके से सोच के और जैसी संप्राप्ति बनी है उस हिसाब से भी मेडिसिन इसमें ऐड कर सकते हैं। पेशेंट को स्नेहन स्वेदन से बहुत अच्छे से फायदा मिलता है, तो घर पे अगर पेशेंट है तो हम एक नॉर्मल तेल का हल्का मसाज, बहुत जोर से नहीं, बहुत हल्का मसाज, और थोड़ा गर्म तौलियों से उसको पीठ पे जहाँ पे उसको पेन हो रहा है वो साइड में सेकने के लिए बताती हूँ। तो उससे भी बहुत अच्छा से फायदा होता है। जी सर। और सबसे पहले पेशेंट को वेट और बढ़ने क्या नहीं देना है। डीजनरेटिव चेंजेस है? हाँ, हाँ पेट हाँ में बोलिए बोलिए। हाँ, पेट अगर गैसी होता है पेशेंट में, या फिर मतलब बहुत बड़ा पेट है ना, तो ऐसे पेशेंट में जल्दी पेन रिलीफ नहीं होता है। तो कोशिश करें कि उनका पेट का साइज थोड़ा कम हो, ऐसे भी उनको समझाए, खाने पीने के हिसाब से समझाए। क्योंकि पेशेंट घूमने फिरने वाला नहीं होता है, थोड़ा सा पेन की वजह से उसका मूवमेंट्स काफी स्लो हो जाता है, उसका वॉकिंग स्लो हो जाता है, या फिर वो वॉक करना ही बंद कर देता है, तो उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ यहाँ पे हमें पेशेंट को स्पेशली बताना पड़ता है कि आपके पेट का जो घेर है वो बढ़े ना, नहीं तो पेट का घेर बढ़ने की वजह से भी ये पेन और ज्यादा एग्रेशन में जाता है। जी सर। और दूसरा बात है कि डीजनरेटिव चेंजेस है, क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो हम लोग तिक्तक शीर बस्ती कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। दूसरा नारसिंह रसायन
गुगुल दिक्ता घृतम देते हैं। वहां पे अगर बोन्स बहुत वीक है तो लाक्षा गुगुल है, प्रवाल पंचामृत है, आभा गुगुल है, मतलब संधान नहीं करने वाले द्रव्य देते हैं तो ज्यादा मजबूत होता है। और हमारे सर पाट बांधने, मतलब पीठ को जो वो मैनिपुलेट करते हैं ना वर्टिब्रस को, उसका टेक्निक है वो स्पाइन को मैनिपुलेट अगर कर दिया, जब मैं आप लोग को सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कभी, स्पाइन को मैनिपुलेट किया ना, मतलब अच्छे से उसको बिठा के रखा, जिसको हम बोलते हैं पार्ट बनने, वर्टिब्रास इधर उधर सरक गई है जिसको स्लिप डिस्क वगैरह बोलते हैं, तो उसको बराबर बैठा दिया तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। नहीं बोला तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हम लोग सर्व सामान्य चिकित्सा पे चर्चा करते हैं। स्पेशल चिकित्सा पेशेंट टू पेशेंट इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से चलती है। हर पेशेंट अलग होता है और मेडिसिन भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या देना है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब रात को 9 बजे मिलेंगे, केस टिकिंग वाला सेशन होगा जिसको हम संभाषा का सेशन बोलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। फिर हम मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सभी।